Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 22nd September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Worst News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is Women's Quota Bill cleared in राज्य सभा as well as member vote in support. अब आप सभी को यहाँ पर पता है हम कंटिन्यूसली 3 दिन से इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपका क्या आया है, नया वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है जिसमें, और इस बिल को हम और क्या कह रहे हैं, इसका नया नाम क्या है आपका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ओके, तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 128 अमेंडमेंट बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से क्या हो चुका है, आपका पास हो चुका है. ओके, अब इसमें और क्या क्या निकल कर आता है, कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, है ना. सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि ये बिल पास हो गया है. अब इसमें प्रेसिडेंट के क्या होंगे, आपके साइन होंगे, फाइनल साइन होंगे, और उसके बाद फाइनल सिग्नेचर के बाद ये बिल आपका क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. फिर ये जो बिल है आपका वो कब से इम्प्लीमेंट होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है वो कही जा रही है कि 2026 में आपका मे भी फिर से डिलिमिटेशन हो. डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्चुअली अभी जो राज्यसभा और आपकी जो स्पेशली हम लोकसभा की बात कर रहे हैं और आपकी जो स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अभी इंक्रीज नहीं है, वो कैसी है आपकी, फ्रीज्ड है. कौन सा सेंसस है हमारा, वो 1971 का जो सेंसस चल रहा है ना, जो वहाँ पर अभी हमारा डेटा है, पॉपुलेशन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अभी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो सीट्स हैं उनको फ्रीज करके रखा गया है. क्यों रखा गया ऐसा, इसका भी अगर आप लोगों को इसका रीजन पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि हमने अभी जो लोकसभा और आपकी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको फ्रीज करके क्यों रखा गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है तो 2026 में भी क्या हो, आपका डिलिमिटेशन हो. डिलिमिटेशन का मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में 100 लोग रहते हैं. ठीक है, कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं. तो इन 100 लोग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यहाँ का आदमी कर रहा है. मान लीजिए यही एरिया यहाँ पे बहुत बड़ा है, अब यहाँ पर 200 लोग रहते हैं, तो 200 लोग को एक आदमी मान लीजिए उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से कितने आदमी आ रहे हैं, आपके 2 आदमी आ रहे हैं. तो मतलब इस एरिया से एक आदमी आया और इस एरिया से 2 आदमी आया. तो इसी तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं और आपके जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज होते हैं वहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और आपके एमएलएज होते हैं. इसलिए यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आफ्टर डिलिमिटेशन आपका जो 2029 का इलेक्शन होगा मे बी उससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका रिजर्वेशन बिल है 33% का जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को ये याद रखना है ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इलेक्शन में है कि यहाँ पर जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में जो 33% सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड है, आपकी विमेंस के लिए रिजर्व्ड है. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वीजा सर्विस पॉज्ड अमिड कनाडा टसल. अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कनाडा की तरफ से कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और इंडिया भी यहाँ पर उसका रिप्लाई अच्छे से कर रहा है. तो ये जो अभी कनाडा टसल चल रहा है इसी के चलते जो वीजा सर्विसेज हैं उन्हें पॉज कर दिया गया है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया गया है. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना. तो कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि जो खालिस्तानी लीडर थे निज्जर साहब, उनकी जो डेथ हुई है उसमें किसका रोल है, यहाँ पर इंडिया का रोल है. किसका रोल है इसमें, किसका हाथ है, इंडिया का हाथ है. इसी के चलते यहाँ पर जो कनाडा के लिए कनाडा में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं और इंडिया में जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनका नंबर भी रिड्यूस किया जा रहा है. सो आप देखेंगे MEA says work at mission in Canada hid owing the security threat faced by Indian diplomats, hint and reducing number of Canadian diplomats. तो यहाँ पर जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, कहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, आपके कनाडा में. ओके, तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स में कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आता है
इसके चलते कनाडा में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टसल चल रहा है, तो इसी के चलते हमने क्या किया, इंडिया में भी जो हमारे इंडिया में कैनेडियन डिप्लोमेट्स है, कनाडा से जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स डिप्लॉयज हैं, उनका नंबर यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है। और देखिए इसका जो इम्पैक्ट है, वीज़ा सर्विसेज भी रोक लगाई गई है। तो मेनली जो पंजाब एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और किसको नुकसान हो रहा है इसका, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड है, हम ये देखते थे कि हमारा कनाडा के साथ ट्रेड बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक ट्रेड है उसमें भी क्या हो रहा है, आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये आपको देखना होगा कि he urged Canada to uphold the Vienna Convention on Diplomatic Relation by ensuring safety of Indian diplomats। तो इंडिया ने ये कहा कि आपको क्या करना होगा, जो आपका वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के अंडर आपको क्या करना होता है, जो आप किसी भी कंट्री के साथ अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, तो जो भी आपके डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री के डिप्लॉय होते हैं आपकी कंट्री में, तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मा किसका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उस कंट्री की होती है जहां पर जो डिप्लोमेट्स आपके डिप्लॉय हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स कहाँ पर है, कनाडा में है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, कनाडा की हो जाती है ना। ये आपका वियना कन्वेंशन का एक प्रोविजन है अगर आप किसी भी कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। ओके, सो आई होप आपको अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ना, नेक्स्ट आर्टिकल फिर से आपका आता है कौन सा, कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। देखिए इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, हमारा कल का क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पर पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद हम इस आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चंस और उसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स। सो कल का क्वेश्चन हमारा ये था, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथीन, क्या आपका मिथाइल पैराथीन और फोरेट, ये कुछ केमिकल्स हैं। क्या है, केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, ये हमसे पूछा गया था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से। आपके पास कुछ केमिकल्स के नेम दिए गए हैं, क्या क्या है आपको, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथीन, फोरेट एंड ट्राई, आपका क्या आ जाता है लास्ट में यहाँ पर, ट्राइजोफिस। तो यहाँ पे ये जो केमिकल्स हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन था पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, जो आपकी पेस्टिसाइड्स हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो क्या उन पेस्टिसाइड्स में हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, आपके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, हम यहाँ पर क्या इन्हें एज अ फूड राइपनिंग एजेंट्स के रूप में मतलब कि यूज करते हैं। मतलब जो भी आपके फ्रूट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कच्चे फ्रूट्स रहते हैं जो उनके अभी डेट भी नहीं होता कि वो पक जाए, है ना, राइप हो जाए, टोटली अपने मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स कर देते हैं। तो आप देखते हैं अगर आपने सुबह उसमें कुछ केमिकल मिक्स किया, रात तक में आप देखेंगे वो जो फ्रूट है वो फुली यहाँ पर राइप हो जाता है, पक जाता है। तो क्या हम एज अ फूड राइपनिंग एजेंट्स इन केमिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक में हम जो मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, तो क्या उन मॉइस्चराइजर्स में हम कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथीन, फोरेट और ट्राइजोफिस इन केमिकल्स का यूज करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर कल आप लोगों ने मे बी आपने किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। सो मेक श्योर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें, चाहे वो गलत हो या सही, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर तो मिलता ही है। अगर आप गलत करेंगे ना तो आप, और जब आपको राइट आंसर मिलेगा तो आपके माइंड में ये रहेगा हमेशा कि नहीं नहीं ये हमने गलत किया था, क्योंकि जब हम गलत चीजें करते हैं उसके बाद जब हमें उसका एक सही आंसर मिलता है तो वो चीजें हमारे माइंड से इतनी जल्दी नहीं जाती हैं, याद रहती हैं। ओके, तो देखिए हम अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथीन, फोरेट। तो इन केमिकल्स का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है ना। आपने अगर साइंस भी थोड़ी पढ़ी होगी, अगर हम जीएस पेपर 3 के बारे में अगर हम देखें, इकोनॉमी पढ़ी होगी, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें आपने कहीं ना कहीं इन केमिकल्स का नाम पढ़ा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होता है आपका ए,
पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उसमें ये सारे केमिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, कृषि में कीटनाशक। जो आपके कीटनाशक होते हैं, मतलब आपके जो क्रॉप्स होते हैं इसमें जो आपके छोटे छोटे कीट चीजें हो जाती लग जाती हैं, है ना, तो उनसे बचने के लिए हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं। आप एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए तब आपको ज्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। कार्बोफ्यूरान की बात करते हैं, ये हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड है दैट इज नोन टू कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अब देखिए इनका यूज हम करते तो है पेस्टिसाइड्स में, ये सारे केमिकल्स हैं और इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। सो कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथेन, फॉरेट, ट्राइजोफस आर केमिकल्स यूज एज अ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। हाउएवर देयर यूज इन इंडिया इज viewed with the appearance due to their potential health and environmental risk। तो इनका जो मतलब यूज है इंडिया में उसको बहुत ही हम किस तरीके से देखते हैं, आशंका की दृष्टि से देखते हैं, है ना, मतलब कि हम ऐसा देखते हैं कि अगर हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, एक ही हमारी पोटेंशियल हेल्थ, हमारी हेल्थ पर भी रिस्क होगा और हमारी इन्वायरमेंट पर भी रिस्क होगा। ओके, तो कार्बोफ्यूरान एक इंसेक्टिसाइड्स है, इससे ये कहा जाता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकते हैं इन ह्यूमंस और एनिमल्स। ओके, इसे बहुत सारी कंट्री में बैन भी करके रखा है। मेथाइल पैराथेन की बात करते हैं, ये भी आपका हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड है दैट इज नोन टू कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नोजिया होता है आपका, हेडेक होता है इन ह्यूमन बींग्स, इसलिए सेवरल कंट्रीज में इसे भी बैन करके रखा है। फॉरेट की बात करते हैं, सो इट इज अ सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट इन क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड शुगर केन। तो ये भी क्या है, आपका एक इंसेक्टिसाइड है जिसका हम यूज करता है इसमें, राइस में, कॉटन में, शुगर केन, इन क्रॉप्स में जो आपके पेस्ट लग जाते हैं, पेस्ट होते हैं ना, तो कीट जो आपके लगते हैं, तो इनसे बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। बट दिस इज ऑल्सो हाईली टॉक्सिक एंड आपको ये सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो ये क्या है, आपके हेल्थ रिस्क भी हैं और एनवायरमेंटल रिस्क हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स का हम जो यूज करते हैं इंडिया में उसे अपहेरेंस मतलब कि आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following suggested that the governor should be eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link or should not have taken part in the politics in the recent past? इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 3 चीजें बोली गई हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। पहला ये कहा गया है कि गवर्नर कौन होना चाहिए। सो गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन, मतलब कि गवर्नर कैसा होना चाहिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा भी नहीं कि आपने किसी को भी उठाकर गवर्नर बना दिया हो। ठीक है, पहली चीज तो ये एक कैसा होना चाहिए, एक एमिनेंट पर्सन, मतलब कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। मान लीजिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, झारखंड में गवर्नर को एम्प्लॉय करने की बात कर रहे हैं कि गवर्नर कहाँ का होना चाहिए, झारखंड। तो झारखंड में जो गवर्नर होगा वो कहाँ से होगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो एमपी का हो, वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता हो, एमपी से करता हो, मतलब कि गवर्नर जो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो सेम स्टेट का ना हो, वो कहाँ से होना चाहिए, आपका आउटसाइड ऑफ द स्टेट, एंड शुड बी डिस्ट्रीज फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक। और उसके किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनसे कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। और ही कुछ टाइम पर आपको ये भी देखना होगा कि वो किसी भी पॉलिटिकल जो आपके रिसेंट पास्ट में किसी भी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो। ओके, सो क्वेश्चन आपको क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नर की। यहाँ पे कुछ हमें चीजें दी गई हैं, आप कह सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, गवर्नर कैसा कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये किसने रिकमेंड किया था ये हमें बताना है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, वो कोई भी उसके पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए, इंटेंस मतलब कि पॉलिटिकल लिंक होने चाहिए पर बहुत ज़्यादा इंटेंस पॉलिटिकल लिंक नहीं होने चाहिए, और उसने रिसेंट पास में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो ये सारी चीज़ें किसने सजेस्ट की थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत में जो आप लोगों ने अगर गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने इसको जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, राजा मन्नार कमिटी 1969, सरकारिया कमीशन 1983, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो इसमें से कौन सा आपका राइट
ऑप्शन होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड्स थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो आपके सीरस क्लाउड्स होते हैं, है ना, सीरस क्लाउड की थिनिंग की बात की जा रही है। थिनिंग मतलब क्या होता है, एक होता है आपका थिक, थिक मतलब होता है मोटा, हमें क्या करना है उसका मोटा, और थिन का मतलब होता है पतला। तो हम जो आपके सीरस क्लाउड्स होते हैं उसके थिनिंग को सजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, जो मतलब आपके सीरस क्लाउड्स आप लोगों ने देखे होंगे, हैवी हैवी जो क्लाउड्स होते हैं, तो जो सीरस क्लाउड्स होते हैं उसको हमें थिन करना होगा और उसमें हम सल्फेट एरोसोल को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। सो निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सीरस क्लाउड थिनिंग तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम ये टेक्निक किस कंटेक्स्ट में करते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम दो टेक्निक की यहाँ पे बात की गई। पहली टेक्निक कौन सी है कि हम आपके जो सीरस क्लाउड्स है उसको थिन करेंगे, पतला करेंगे। दूसरी टेक्निक है कि जो आपका स्ट्रेटोस्फियर में जो क्लाउड्स हैं, मतलब कि आपका जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है वहाँ पर हम सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन करेंगे। तो हम ये क्यों करेंगे, कुछ साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट हम इसको किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन द सम रीजन, कुछ रीजन में आर्टिफिशियल रेन को क्या करने के लिए, आपका क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। मतलब कि हम जैसे कि एक तो नेचुरल रेन होती है और एक आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करें, रेन लेकर आए। दूसरा, रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पर जो आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है ना, उसका जो बहाव है, तीव्रता है, उसको कम करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, यहाँ पर जो आपकी सौर वायु है जिसको हम सोलर विंड भी कहते हैं, अर्थ में उसका जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए किया जा रहा है। सो राइट ऑप्शन क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा आर्टिकल था, Supreme Court refuses to intervene in order directing Karnataka to release Kaveri water to Tamil Nadu। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, और ये जो डिस्प्यूट है वो आज का नहीं है, ये आपके इंडिपेंडेंस से पहले का डिस्प्यूट है। आप अगर हम डिस्प्यूट की बात करते हैं, पहले आप डिस्प्यूट देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो डिस्प्यूट ये आपका यहाँ पर जब आपका 1892 में और मैसूर प्रेसिडेंसी थी, आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो तब से ही आपका डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद इस डिस्प्यूट का जो जेनेसिस हम देखें तो 150 ईयर्स ओल्ड है ना। यहाँ पर आपके 2 एग्रीमेंट्स भी होते हैं कि इस तरीके से वाटर को क्या करना चाहिए। जो अपर राइपेरियन स्टेट है और लोअर राइपेरियन स्टेट, यहाँ पर ये कहा था कि अपर राइपेरियन स्टेट को अगर वो कावेरी वाटर पर, आपकी जो कावेरी रिवर है वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा, ये मस्ट है। ये पूरा एग्रीमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद 1974 में फिर से ये क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, किसके बीच में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। क्योंकि कर्नाटका ने क्या कर दिया था, वाटर को डाइवर्ट कर दिया था विदाउट द तमिलनाडु कंसेंट। यहाँ पे तमिलनाडु का कंसेंट नहीं लिया था, उसकी एडवाइस नहीं ली थी, और कर्नाटक ने यहाँ पर वाटर को डाइवर्ट कर दिया था। फिर ये पूरा इशू चलता है और यहाँ पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया जाता है 1990s में, ठीक है। यहाँ पर फिर 17 साल लग जाते हैं आपके, और फिर ये इसका जो फाइनल ऑर्डर है 2007 में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर 2007 में फिर से ये जो इसको जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसको फाइनल रिवॉर्ड दिया जाता है। और यहाँ से जो 4 स्टेट्स आपके मेनली हैं, इसमें आपका कौन कौन से आ जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी, ये 4 इसमें मतलब कि 3 स्टेट्स हैं और एक यूटी है। तो यहाँ पर पूरा वाटर एलोकेट किया जाता है। फिर 2018 में फिर से जो आपका तमिलनाडु है वो क्या जाता है, ये पूरा जो अरेंजमेंट यहाँ पर होता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में, ये पूरा केस आपका जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, सेंटर नोटिफाई करता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम को, एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है, और उसी के चलते क्या होता है, आपका जून 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फिर से यहाँ पर
क्या होता है, इशू आता है, और ये पूरा इशू कहाँ जाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो कावेरी वाटर, हम किसकी बात करें, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये यहाँ पर इनके पास एक्सपर्टीज है और इनको ये पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम दिया गया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो यहाँ पर कर्नाटक को बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं देंगे कि कितना वाटर, कावेरी वाटर का मतलब कि कावेरी रिवर का कितना वाटर यहाँ पर रिलीज करना है, कितना नहीं रिलीज करना। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन द थर्सडे रिफ्यूज टू इंटरवीन ईदर इन फेवर ऑफ कर्नाटका और तमिलनाडु इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो इस मैटर में आप क्या करेंगे, मतलब किसी का भी फेवर नहीं लेंगे, ना तो कर्नाटक का ना ही तमिलनाडु का। इंस्टेड एट बैंक ऑन द कंबाइंड एक्सपर्टीज ऑफ द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी एंड द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट है वो किसको दिया गया है, यहाँ पर आपके जो CWRC और CWMA है उसको। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। तो ये आर्टिकल देखिए कंटेन इसलिए आ रहा है, तो आपको ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इस कावेरी रिवर, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कावेरी रिवर को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ऑफ द साउथ, ओके। तमिलनाडु में इसे पौनी रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। आप इसका ओरिजिन देख लेते हैं, तो ये कर्नाटक से इसका ओरिजिन होता है और ये तमिलनाडु और आपका जो पुडुचेरी और केरल स्टेट है वहां से होते हुए निकलता है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं जो ये डिस्प्यूट है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को हम कहते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि इस तरीके का डिस्प्यूट अराइज होगा ही, इसलिए पहले से ही उन्होंने इसका जो प्रोविजन है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262, अगर आप लोगों को अच्छे से पता है, हम इसे कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आर्टिकल याद होगा। सो आर्टिकल 262 क्या कहता है यहाँ पर, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर। इसके अंदर आपके दो क्लॉज आते हैं कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पर कौन लॉ बनाएगा, आपकी पार्लियामेंट लॉ लेकर आएगी, ओके। दूसरा यहाँ पर ये कहता है आपका सब क्लॉज 2 कि यहाँ पर जो आपकी कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और कोई भी लोअर कोर्ट होगा, उसका कोई भी से नहीं होगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी उसका से नहीं होगा। यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी जो कंप्लेन होती है तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा ना ही कोई अदर कोर्ट कहेगी। यहाँ पे इसके चलते ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। दो आपका होता है, एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956 होता है, इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज को कंसल्ट करने के लिए यहाँ पर बोर्ड बनाया जाएगा। बट ये जो बोर्ड है आज तक यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। फिर आपका आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। यहाँ पर फिर आपकी बात की जाती है कि अगर कोई भी स्टेट क्या करता है, सेंटर को अप्रोच करता है, तो उस केस में सेंटर क्या करेगा, आपका ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ओके। और उस जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द एग्रीव्ड स्टेट। तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर एग्री। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो इशू आता है आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जितने भी आपके कोर्ट्स हैं इनका कोई से नहीं है। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु है वो कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस एक्शन में, मतलब कि ये भी एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो आप लोगों के पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 136 है, इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है ना। और वो स्पेशल पावर क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 136 के तहत क्या स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए। नहीं पता है तो आज आप लोग जाके इसको पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द प्रॉमिस ऑफ अ पॉन्जी स्कीम। अब यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना चाहिए किसके बारे में, पॉन्जी स्कीम। व्हाट इज दिस पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम क्या है। तो पहले हम एक केस देखते हैं। ये पूरा जो केस है अगर आप इसको पढ़ेंगे, मेनली पढ़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ क्या निकालेंगे, पॉन्जी स्कीम। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि एक प्लेस था, उस प्लेस में यहाँ पर मेनली एक जगह थी उड़ीसा में, ये कहा गया कि टोटल 1000 करोड़ का क्या हुआ है, आपका घोटाला हुआ है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1000 करोड़ का यहाँ पर पॉन्जी स्कीम के अंदर घोटाला हुआ है। पॉन्जी स्कीम आप लोगों ने हेरा फेरी स्कीम देखी होगी, सॉरी मूवी देखी होगी, हेरा फेरी मूवी। उसमें जो कहते हैं ना कि मतलब कि 20 दिन में पैसा डबल, आप पैसा दीजिए और 20 दिन में आपका पैसा डबल, 10 दिन में आपका पैसा डबल, महीने भर में आपका पैसा डबल। तो यही आपकी क्या है, पॉन्जी स्कीम है। मतलब कि हम एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो पर्सन ए ने ये कहा कि आप मुझे दीजिए कितने 1000 रुपये दीजिए और आपको 20 दिन के अंदर ये पैसा कितना हो जाएगा, आपका 2000 हो जाएगा। 1000 से आपका पैसा डबल होके 2000 हो जाएगा। और बी पर्सन ने क्या कर लिया, इसमें यहाँ पर यकीन कर लिया कि हाँ, बिलीव कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा, इसका रिटर्न उन्होंने दे दिया कि 1000 से कितना हो गया, 2000 हो गया। अब बी पर्सन को इसके ऊपर एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि अरे ऐसा तो हुआ है। इसने जाकर क्या किया, दूसरे भी लोगों को बता दिया कि यहाँ पर जो सी है और डी है इनको भी बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो सी और डी ने भी क्या कर दिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि ठीक है हम 1000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा 20 दिन में पैसा डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। मान लीजिए सेकेंड राउंड में भी ए पर्सन ने क्या किया, पूरा रिटर्न यहाँ पर कर दिया। अब इन लोगों ने सी और डी ने क्या किया, सबको बता दिया, यहाँ पर ई एफ जी और सी ने बता दिया एच आई जे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगी। अब जब मान लीजिए यहाँ पर सब ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया 1000 का, सब ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अब इसने क्या किया, वो पैसे लेके इंसान भाग गया। तो यही है आपकी क्या, पॉन्जी स्कीम। इसमें पूरी एक हायरार्की बनती जाती है। पहले एक पर्सन होता है, एक इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2 से 4 होते हैं, 4 से 6, 10, 12 और ये नंबर बढ़ता जाता है। और पहले तो वो रिटर्न यहाँ पर करते हैं, जो भी वो प्रॉमिस करते हैं वो रिटर्न करते हैं। बट जब उनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये है आपकी पूरी पॉन्जी स्कीम। आई होप आपको ये पॉन्जी स्कीम समझ में आई होगी। सो व्हाट इज दिस स्कीम? इट इज अ फ्रॉडेंट इन्वेस्टिंग स्कीम प्रॉमिसिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न विथ लिटिल रिस्क टू इन्वेस्टर्स। तो इसमें यही होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको हाई रेट्स ऑफ रिटर्न दिए जाएंगे और लेकिन जो रिस्क है उसमें भी आपके कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। सो द टर्म पॉन्जी स्कीम वॉज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म था पॉन्जी स्कीम, ये 1919 में कॉइन किया गया था इटालियन कोमैन नेम चार्ल्स पॉन्जी। उन्होंने इसके बारे में ये स्कीम आई थी यूएस में पहले 1882 में, जिसके थ्रू यहाँ पर बहुत सारा पैसा बनाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च करी और उस रिसर्च के बाद से ये स्कीम आपकी यहाँ पर आती है। इसमें आप लोगों को याद इस तरीके से देखिए, हायरार्की होती है। पहले एक पर्सन यहाँ पर होता है, वो प्रॉमिस करता है कि आपको यहाँ पर पूरा रिटर्न मिलेगा, फिर ये बढ़ता जाता है और इस तरीके से ये पूरी एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। पॉन्जी स्कीम की इंडिया में इसको सेफगार्ड की क्या क्या प्रोविजन है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पॉन्जी स्कीम है वो सेबी के परव्यू में नहीं आती है। तो आप लोगों को ये याद रखना, आपका जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके रेगुलेशन में पॉन्जी स्कीम नहीं आती है। पॉन्जी स्कीम आपकी जो है बैंड है अंडर द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। हमारा जो 1978 का एक्ट है उसके अंदर पॉन्जी स्कीम्स आपकी बैन है। इट इज अ सेंट्रल एक्ट बट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट आर द इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ दिस लॉ। देयर आर ऑल्सो डेल्ट बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। इसको यहाँ पर देखिए, ये आपका चिट फंड जो आपका प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन एक्ट है उसके अंदर भी आता है, और इसके साथ साथ जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके अंदर भी आता है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के अंदर भी इसको यहाँ पर प्रिवेंट किया गया है। बट स्टिल हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस हमें ऐसे पॉन्जी स्कीम्स के अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये स्कीम यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोपेलिंग इंडियाज डेवलपमेंट द राइट वे। अब देखिए इस आर्टिकल को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीजें कही गई हैं। पहली चीज ये है कि हम आज क्या, हमारा जो आज का टारगेट है, आज के टाइम पर हम जो साइंस सेक्टर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारा जो टारगेट है एम फॉर द मून, हमें मून तक पहुंचना है, ठीक है। और हम अगर हमारे स्पेस सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो स्पेस रिसर्च है वो इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ है, 1960 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा,
है ना। और हम एक तरीके से यंग नेशन की तरह सामने आते हैं और हमने यंग स्टेज पर ही बहुत ही अच्छी हमने यहाँ पर क्या करा है, एक डेवलपमेंट हमें मिली है। हम कह सकते हैं कि हमें जीत हासिल हुई है कि हम आज के टाइम पर इंडिया जो है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। हम चंद्रयान 3 मिशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आदित्य L1 जो हमारा सन को स्टडी करने का मिशन है वो भी हमने यहाँ पर किया। अब कुछ लोग जो ये तो हमारी तरफ से क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए ये प्राउड वाली बात है, बट जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज ये कहती हैं कि ठीक है आपने साइंस सेक्टर में कर लिया, बट स्टिल आपकी कंट्री में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पावर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सोशल इनसिक्योरिटी की हम जो बात कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर अभी भी क्या है, फेस करनी पड़ रही है, देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप स्पेस सेक्टर में कुछ महारत हासिल करते हैं तो इसका कोई भी मतलब कि यूज नहीं रह जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी टू रिमेडी अंडर डेवलपमेंट, यहाँ पर अभी भी आप कैसा है, अंडर डेवलप्ड है। जो इंडिया है अभी कैसा है आपका, अंडर डेवलप्ड है। वहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, सो टेकन टुगेदर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट शोज दैट इंडिया वाज डिटरमाइंड टू बिकम अ सीरियस प्लेयर इन एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ द टाइम डिस्पाइट द मल्टीफोल्ड चैलेंजेस फेसिंग द यंग नेशन। यहाँ पर अभी जो हमारा यंग नेशन है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, बट स्टिल हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो ये जो हमारा जो विक्रम साराभाई द लीडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, ये जो हमारा विजन है वो क्या है आपका 1960 से है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर बात करे थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन हमने फिर उस फेज को छोड़ा और हम सर्विस सेक्टर में आए। फिर से हम बात कर रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमें देखिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा रहे हैं, बस हम टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट तो कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो पब्लिक गुड है, आपका जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल यहाँ पे इनहेंसमेंट है, उसे हमें नहीं भूलना होगा। तो आप टेक्नोलॉजी के एडवांस के साथ हमें यहाँ पर पब्लिक गुड जो है आपकी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमें जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो देखिए, इन इंडिया द टेक्नोलॉजी capabilities built through state support provide the base for the flourishing of private enterprise in many sectors, including pharmaceutical, information technology, space sector too. More of it likely in the year ahead. Professionals who were earlier trained in India public universities have found leadership position globally, which have deepened इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इंडिया से ट्रेंड हुए हैं, और इंडिया से ट्रेंड होकर उनको एक ग्लोबली अगर हम देखें तो उन्हें ग्लोबली उन्होंने बहुत ही अच्छी लीडरशिप एक्वायर करके रख ली है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या हो रही है, आपकी डीप हो रही है ना, इनहेंस हो रही है, और वो और ज्यादा बढ़ रही है, डीप हो रही है। तो हमें यहाँ पर देखिए, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ साथ जो पब्लिक गुड है, सबसे पहले पब्लिक गुड में आपका सोशल आ जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी आता है। तो हमें यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारी जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसे एक हाई क्लास क्या करना होगा, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो एट द एंड आप यहाँ पर देखेंगे, एट द सेम टाइम इंडिया मस्ट रीडबल एफर्ट्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव एंड ब्रॉड बेस्ड। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन, एजुकेशन तो ठीक है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक, उसके साथ साथ आपका जो हायर एजुकेशन है शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। हायर एजुकेशन सभी को यहाँ पर एक्सेसिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिसपोजेस्ड। ओके, इसमें यहाँ पर किसी का पोजीशन नहीं होना चाहिए कि नहीं इस चीज को सिर्फ हम ही पोजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, स्पेशली हायर एजुकेशन, शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। तभी जो हमारा ये मिशन है, इंडियाज मिशन टू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोपेल इटसेल्फ एज अ हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज हाफ वॉन। तो अगर हमें एक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है तो यहाँ पर हमें हायर एजुकेशन को भी ध्यान में रखना होगा कि वो सभी को क्या हो, एक्सेसिबल हो। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अ लाइट बल्ब मूवमेंट फॉर द इंडियन फैन मार्केट। अब देखिए, अगर हम अभी भी आप देखते होंगे हमारे घरों में कुछ घरों में एसी है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी आपके जो 90% यहाँ पर घर है वहां पर हम फैन का यूज करते हैं। आपके घर में जो पंखा होता है, फैन का यूज हम यहाँ पर करते हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि
इंडिया का जो मार्केट है अभी भी फैन का मार्केट है, इंडियन फैन मार्केट। अब वहां पे हमें जो आपका लाइट बल्ब मोमेंट था, अब वो वैसा मोमेंट हमें किसके लिए चाहिए, इंडियन फैन मार्केट के लिए भी चाहिए। लाइट फैन मोमेंट मतलब कि लाइट बल्ब मोमेंट की बात करते हैं, आपका यहाँ पर जो उजाला प्रोग्राम होता है 2019 में, जिसमें हमने जो आपके एलईडी बल्ब्स होते हैं, है ना, एलईडी बल्ब्स, यहाँ पर जो पूरी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। तो ऐसा कहा जा रहा कि एक्चुअली हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उसमें स्टार रेटिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्टार रेटिंग होती है, मतलब 2 स्टार होते हैं, किसी में 1 स्टार होता है, किसी में 2 स्टार्स होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं, 10 स्टार होते हैं, ठीक है। तो ये स्टार रेटिंग होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर फैन है, इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, 3 स्टार है, और यहाँ पर दूसरा फैन है, इसकी यहाँ पर रेटिंग है 5 स्टार। तो ये 5 स्टार वाले का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 3 स्टार, ठीक है। तो जितनी स्टार रेटिंग आपकी हाई है उसका प्राइस भी कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। बट अगर इसके फीचर हम 5 स्टार के देखें तो वो कैसे होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू 3 स्टार। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हमें एक रेजिलेंट इंक्लूसिव हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें मूव करना है, और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम जो मूव करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे बड़ी इसमें यही बात की गई है कि हमें क्या करना होगा, वॉलंटरी प्रोग्राम लेकर होना। जैसे कि हम स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो स्टार के कारण क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उसका जो प्राइस हो जाता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल जो पीपल होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि अभी आपका एक बल्ब प्रोग्राम चला था जिसको हम उजाला प्रोग्राम कहते हैं, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये एलईडी बल्ब के लिए यहाँ पर जो एलईडी लैंप होते हैं आपके, ये प्रोग्राम चला था। द प्रोग्राम लॉन्च इन 2015, ये प्रोग्राम आपका 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसमें जो एलईडी लैंप थे उनका प्राइस 400 to 90 रुपीज यहाँ पर था, और इसका जो लाइफ स्पेन कितना था, 3 years to 4 year था। जिसके कारण हमने यहाँ पर देखा कि इसी तरीके का कोई हमें मूवमेंट लेकर आना होगा हमारे सीलिंग फैंस के लिए, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए 4 चीजें कही गई हैं अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करना है। पहले क्या है, मेंटेन अ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक पॉलिसी। हमें यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक पॉलिसी लेकर आना होगा, जिससे हमें मतलब कि एक सिग्नल टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, सिग्नल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन लेकर आना होगा जिसका हम बल्क में यूज कर सकें, और उसका जो परफॉर्मेंस मतलब कि जो हमें कुछ ऐसी चीजें लेकर आना होगा जो कि आपका 5 स्टार जो परफॉर्मेंस है उस बेंचमार्क को भी वो क्या कर सके, मीट कर सके। हमें एक ऐसी कमर्शियल टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराना होगा। सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि हमें मैनेज करना होगा किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वालिटी के बीच में। सो मैनेज द बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, रिडक्शन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी। जैसे कि हमने यहाँ पर एलईडी बल्ब की बात करी थी, आपका जो प्रोग्राम उजाला प्रोग्राम आता है, इसमें लोअर क्वालिटी के यहाँ पे क्या थे प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ कुछ जो प्रोडक्ट थे वो आपके लोअर क्वालिटी के थे, जिसका हमें फेलियर यहाँ पर देखने को भी मिलता है। बट वो जो ये था, फिर हमने उसमें क्या कर दिया था, जो बल्ब थे उसको रिप्लेस करने का भी यहाँ पे क्या प्रोविजन लेकर आए थे कि आप उस बल्ब को अगर वो खराब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके तहत थोड़ा सा हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरवर्डली यहाँ पे मूव देखने को मिलता है। थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कैपेसिटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। व्हाइल द ग्रोथ ऑफ एलईडी मार्केट स्पॉन्ड न्यू मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड, इंडिया आर्ग्यूबली मिस द बस ऑन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो हमारी क्वालिटी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर हमें ध्यान रखना होगा, और उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, क्योंकि अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो अल्टीमेटली किसको लीड करता है ना, एक हम डिजास्टर को ही ये लीड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनली डेडिकेट रिसोर्स टू स्ट्रेंथनिंग द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम। यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका जो स्टैंडर्ड्स है, लेबलिंग है, उस पर हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपके फैन आर अंडर गोइंग देयर फर्स्ट मेजर फेज ऑफ disruption in decades. Energy efficient fans can not only help the vulnerable population to get access to critical service for coping with the events of extreme heat. तो यहाँ पर जो हमारी vulnerable population है, अभी भी बहुत सारी population हमारी ऐसी हैं जो AC जैसी चीज़ों को afford नहीं कर सकती हैं। तो ये जो vulnerable population है, तो आपकी जो extreme heat है, lower electricity bill है, इन सब के लिए उनको हमें एक ये जो
फेस है, मेजर फेस है हमारा, इंडिया भी इस फेस की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें इस पर ध्यान रखना होगा कि इंडिया को अभी क्या करना है। हमारा टारगेट ये भी है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ भी मूव करना है विद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर साइलेंट किलर। देखिए इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर को आपको कैसे करना होगा, कंट्रोल करना होगा। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ब्लड प्रेशर के कारण सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं होता है, आपको और भी अदर रिस्क फैक्टर सामने आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, यहाँ पे जो डायबिटीज वगैरह है। मेनली ये जो आपका क्या कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर की। तो ये मेनली किस में देखने को मिलता है, जो लोग यहाँ पर अल्कोहल और टैबेको का कंजप्शन करते हैं, जो लोग यहाँ पर डायबिटिक होते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों में ये केसेस आपको ब्लड प्रेशर के ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये पूरी यहाँ पर रिपोर्ट है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने क्या किया है अब तक। तो इन 2018 इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। यहाँ पर हमारा इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने सक्सेसफुली 5.8 मिलियन जो हाइपर टेंसिव पेशेंट्स थे उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर 27 स्टेट्स में किया एज ऑफ जून 2023 तक की ये हमारी पूरी रिपोर्ट है। Importantly, 48% of patients enroll as a primary healthcare sector and 55% at the health wellness center achieve blood pressure control as March 2021। तो यहाँ पर 55% जो आपके पेशेंट्स हैं, तो वेलनेस सेंटर में हमने ये अचीव किया कि उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको हमने कंट्रोल किया है। तो ये इंडिया के क्या है, आपके मतलब कि मेजर्स है कि इंडिया के द्वारा ये लिए गए, बट स्टिल अभी भी हमें बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेनली ये क्यों हो रहा है, आपका मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहला है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो है यहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं, पहला रीजन ये। दूसरा यहाँ पर जो आपके फास्ट फूड्स हैं, है ना, आपका जो जंक फूड है, इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा आजकल बढ़ चुका है। तो यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस होने के बाद भी कुछ कई लोगों को ये पता होता है कि ये जो हम फास्ट फूड से पैकेज्ड जो फूड होते हैं, इसका जब हम कंजप्शन करते हैं तो उसके कारण आपको इस तरीके की डिसीजेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट स्टिल हम उसका कंजप्शन यहाँ पर करते हैं। तो जिन लोगों में यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, तो हमें यहाँ पे अवेयरनेस रेज करना होगा। जो शुगर का इंटेक है उसे कम करना होगा, उसे रेगुलेट करना होगा, जिससे हम क्या कर सके, जो हमारी हेल्थ है उसको इंप्रूव कर सके। हेल्थ इज अ वेल्थ, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जब तक अगर आप हेल्थी नहीं रहते तो आगे आप यहाँ पर कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना, यूएस एंड इंडिया एब्सेंट एट यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो यहाँ पर क्या है, आपका representatives from 34 states and 7 institutions were given the floor on the day of summit. All the G20 governments will be asked to commit the presenting by 2025 more ambitious economy-wide nationally determined contribution. तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट चल रहा है यूएन के हेडक्वार्टर इन द न्यूयॉर्क। यहाँ पर चाइना, यूएसए और इंडिया अभी भी मतलब कि इस समिट में क्या थे, आपके एब्सेंट थे। तो अगर हम ग्लोबली देखें, चाइना, यूएस और इंडिया कलेक्टिवली यहाँ पर 42% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, एमिटर्स हैं आपके, और यही यहाँ पर क्या थे, आपके एब्सेंट थे। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उठा है, जो हमारा टारगेट है कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे, और आपके जितने भी यहाँ पे G20 गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये कहा गया है कि आपको प्रेजेंट करना है 2025 तक कि आपने यहाँ पर क्या क्या कमिटमेंट की है ना, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका सरोजा वैद्यनाथन, भारतनाट्यम डांसर पास्ट अवे। तो ये आपके यहाँ पे सरोजा वैद्यनाथन एक भारतनाट्यम डांसर थी, उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। शी वॉज अ क्लासिकल डांसर। इन्हें यहाँ पे पद्मश्री 2002 में और पद्म भूषण इन 2023 में इन्हें मिला था। इनका भारतनाट्यम में एक एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे भरतनाट्यम और कार्नाटिक म्यूजिक में। ओके, इन्होंने टोटल आप देखें तो 10 फुल लेंथ इनके बैलेट्स रहे हैं और नियरली 2000 यहाँ पर इनकी कोरियोग्राफी रही है। ओके, तो इन्हें आपको याद रखना होगा, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों यहाँ पे मिला है, और इनकी अभी यहाँ पर ड्यू टू हार्ट मतलब कि शी वॉज बैटलिंग फ्रॉम कैंसर, और ड्यू टू दैट इनकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो देखिए आज न्यूज और आर्टिकल्स तो इतने ही थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था कि which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside।
तो मतलब हम इस क्वेश्चन में ये डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नर कैसा होना चाहिए। गवर्नर शुड बी एमिनेंट, मतलब कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ही और शी शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। वो आपका, अगर हम एमपी में गवर्नर को क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वो एमपी का पर्सन नहीं होना चाहिए, वो दूसरे स्टेट का आपका होना चाहिए। एमपी में अगर हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो यूपी का हो सकता है, अपॉइंट कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का हो सकता है, झारखंड का, कहीं का भी यहाँ पर पर्सन हो सकता है। वो किसी भी इंटेंसिव उनकी पॉलिटिकल लिंक्स ना हो और उन्होंने इन अ रिसेंट पास किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो ये सारे सजेशंस किसके द्वारा दिए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सरकारिया कमीशन 1983। 1983 में सरकारिया कमीशन आती है और उनके द्वारा ये पूरा सजेशन, सरकारिया कमीशन एक्चुअली आती है यहाँ पर सजेस्ट करने के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है और रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर 1983 में आपके सरकारिया कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। तो वहीं से आपके जो गवर्नर वाला जो प्रोविजन है ना, अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है सरकारिया कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिकमेंड की जाती है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सरकारिया कमीशन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को देना है, कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।